नमस्ते साथियों, आइए स्पीसीज वारिस में स्वागत करते हैं। जैसे कि कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो बीपीएससी आयोग द्वारा पूछे गए हैं टीआरए 3.0 में। या तो वो प्रश्न विवादित हो सकते हैं या फिर वो प्रश्न जो है संदेहास्पद है बच्चों में कि बच्चे कन्फ्यूज हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो मैं कोशिश किया हूँ कि कुछ प्रश्नों के आपके एनसीईआरटी एससीईआरटी बेस्ड कुछ चीज़ें आपको दिखाऊंगा जिससे कुछ साक्षी मिले, क्योंकि हर बात एनसीईआरटी में नहीं मिल पाती है। कोई आयोग प्रश्न पूछा जाता है, इसीलिए आदमी गूगल का सहारा लेता है, क्योंकि कोई आयोग अगर प्रश्न पूछता है तो वो उस आयोग का रेफरेंस लेके ये आयोग आंसर देता है। तो अब किसी आयोग में आंसर कुछ और माना गया है, कभी कभी हो जाता है अंतर, लेकिन इसीलिए गूगल का सहारा आदमी लेता है कि अगर ये प्रश्न पूछा गया जिसका आंसर जो लिया गया, मैक्सिमम चांसेस रहते हैं कि वही इसका आंसर होगा। चलिए, आज जितने प्रश्न हैं सबको हम लोग ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं कुछ प्रश्नों को, देखते हैं इसमें क्या क्या प्रश्न आएंगे। ये प्रश्न 6 to 8 में पूछा गया था कि भारत में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी। तो मैं आपको रेफरेंस दिखा रहा हूँ एनसीईआरटी क्लास 10th, एनसीईआरटी क्लास 12 का। तो एनसीईआरटी क्लास 12 में बस इतना लिखा है कि भारत में पहली बार 1854 में प्रथम सूती मिल कारखाना स्थापित किया गया था। और 10th क्लास में जाइएगा तो 1818 के फोर्ट ग्लासर का भी जिक्र करता है, जो कि असफल रहता है ये वाला। तो अब मैं आपको रेफरेंस दिखा रहा हूँ, पहले रेफरेंस देख लीजिए, उसके बाद से मैं इस पर बात करूँगा, ठीक है। अब जाकर देखिएगा 12th क्लास का एनसीईआरटी जाकर देखिएगा, जिसमें कि आपको चैप्टर नंबर मैं भी बता दे रहा हूँ, 8 नंबर चैप्टर है। सूती वस्त्र उद्योग में जाइएगा तो उसमें दे रखा है कि 1854 में पहली आधुनिक सूती मिल कारखाना मुंबई में स्थापित की गई थी। तो देखिए, ये प्रश्न तब विवादित नहीं होता जब कह देता कि 1854 में भारत में पहली बार कपड़ा मिल कहाँ स्थापित किया गया था, या फिर ये कह देता कि मुंबई में भारत की पहली कपड़ा मिल कब स्थापित की गई थी। तो 1854 इज करेक्ट आंसर। लेकिन ये पूछ रहा है कि भारत की पहली सूती मिल कारखाना कहाँ पर कब स्थापित किया गया था, कब डेट में। तो याद रखिएगा कि इसमें दो चीज़ें हुई थी। एक 1818 में, जो कि कहाँ पर हुआ था, फोर्ट ग्लास्टर में। कहाँ पर भाई, फोर्ट ग्लास्टर में 1818 में हुआ था पहली बार, जो कि असफल रहा था। तो प्रश्न में सफल असफल की बात ही नहीं किया। अगर प्रश्न में पूछता कि भारत की पहली स्थापित सफल कपड़ा मिल कारखाना, तो डायरेक्ट आंसर आप क्या करते, 1854। या फिर कहा था असफल, तो 1854। लेकिन पहली बोला है तो जाइएगा 10वां क्लास का एनसीईआरटी, तो 1818 में बताया गया है कि असफल रहा था वो 1818 वाला। तो स्थापित पहली बार तो 1818 में ही की गई ना, भले असफल रहा ये, जाकर सफलता मुझे 1854 में मिली। तो मेरे ख्याल से आयोग का आंसर 1818 ही लेगा, जो भी है, मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा है, ठीक है। अब कहिए इसका एनसीईआरटी हर चीज़, तो जो मेरे से साक्ष्य मिला है मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो उस हिसाब से इस प्रश्न का आंसर जो है ऑप्शन ए करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। एक ये वाला प्रश्न है जो कह रहा है कि भारत में ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा के उत्पादन के लिए अनुकूलतम परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है। तो एनसीईआरटी में खोल के आपको दिखा दे रहा हूँ, क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7, मैं रेफरेंस भी देते जाता हूँ। और उसमें बस इतना कहा है कि भारत का जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र है, पश्चिमी तटीय क्षेत्र, उसमें आपको ऊर्जा के अधिकतम ज्वारीय ऊर्जा के क्षेत्र पाए जाते हैं। मैं दिखा दे रहा हूँ कि क्या है। तो एनसीईआरटी में बस इतनी बातें लिखी गई है कि भारत के पश्चिमी तट पर वृहत ज्वारीय ऊर्जा के उत्पन्न होने की संभावनाएं हैं। तो पश्चिमी तट में कक्ष भी हो गया, पश्चिमी तट में खंभात भी हो गया, ठीक है। अब कई लोग गूगल कर रहे हैं तो उनको निकल के आ रहा है कैम्बे की खाड़ी। तो मैं क्लियर कर दूं कि खंभात और कैम्बे की खाड़ी एक ही होती है, लेकिन गवर्नमेंट का डाटा आया था तो सबसे ज़्यादा आपको ज्वारीय ऊर्जा में दिखाता हूँ कहाँ पे। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि ये प्रश्न ऑलरेडी पूछा जा चुका है। यूपीपीएससी सिविल सर्विसेज 2012 यूपीपीएससी में पूछा जा चुका है कि ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन के निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य क्षेत्र है, मुख्य कह रहा है या फिर सबसे ज़्यादा संभावना है। यहाँ पर बंगाल की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, कैम्बे की खाड़ी और एक और कोई ऑप्शन 4 नंबर था। तो उस हिसाब से इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया गया था मैं बता रहा हूँ आपको। चारों ऑप्शन सेम थे जो आपके थे, बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, और आपके ऑप्शन यही मिले गए हैं। और जो आयोग आंसर लिया मैं बता रहा हूँ आपको कि क्या आंसर। इसका करेक्ट आंसर लिया है खंभात की खाड़ी। अब कई लोगों को लगता है खंभात की खाड़ी, तो मेरे भाई पुराने नाम इसका कैम्बे की खाड़ी था। तो गूगल करेगा तो आपको कैम्बे की खाड़ी निकल के आएगा, सबसे ज़्यादा ज्वारीय ऊर्जा। तो कई लोग कह रहे हैं कि ऑप्शन ई, ऐसा नहीं है। कैम्बे की खाड़ी खंभात की खाड़ी होती है जहाँ पर ज्वारीय ऊर्जा का सबसे ज़्यादा संभावनाएं पाई जाती। सेम प्रश्न आपको यूपीपीसीएस में पूछा गया है। अब कहेगा सर एनसीईआरटी में जो पहले आयोग पूछा गया उसका आंसर वही होगा। भारत सरकार के अनुमानों के अनुसार देश में 8000 मेगावाट ज्वारीय ऊर्जा की क्षमता है, जिसमें गुजरात की खंभात की खाड़ी में लगभग 7000 मेगावाट अकेले गुजरात की खंभात की खाड़ी में, और कच्छ की खाड़ी में 12000 मेगावाट, यानी कि सबसे ज़्यादा खंभात की खाड़ी आंसर करेक्ट होगा, नो डाउट, 101% करेक्ट आंसर। एक ये प्रश्न था जो 6 to 8 में पूछा गया था। लिखा है प्रश्न में कि सड़क प्रकाश में उपयोग होने वाले बल्बों को जोड़ा जाता है किस क्रम में।
तो इसमें श्रेणी क्रम में मैंने भी आंसर बताया था आपको, मैंने दिमाग लगा के कि एक साथ बंद करना बुझाना, लेकिन ऐसे मेरे डीप में गया तो इलेक्ट्रिकल विभाग में ये सवाल पूछा गया एक बार और सारे ऑप्शन यही थे। ठीक है, तो मैं आपको प्रश्न को भी दिखा दूँ। अब कहे सर एनसीईआरटी खोल के, अरे भाई मेरे एग्जाम्पल एनसीईआरटी में हर चीज़ नहीं मिलता है, जाकर खोल के देख लीजिएगा, एनसीईआरटी कोई खोल के भेज दीजिएगा मेरे पास जहाँ पे सवाल होगा, नहीं मिलता है। तो मैंने भी आपको श्रेणी क्रम बताया था इस फॉर्म में कि हो सकता है एक साथ बल्ब को जलाना होगा, मैं उसको सुधार करा दूंगा कि इसका आंसर चेंज कर रहा हूँ मैं। और इसका आंसर करेक्ट क्या होगा, समानांतर क्रम, पैरेलल सीरीज, इसका पैरेलल जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। क्यों होगा, मैं इसका प्रूफ बता रहा हूँ आपको। देखिए हूबहू प्रश्न पूछा जा चुका है कि सड़क प्रकाश व्यवस्था में सभी बल्बों को किस क्रम में जोड़ा जाता है, और ये वेस्ट बंगाल इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट JEE2 के एग्जाम में, ग्रेड 2 के लेवल के एग्जाम में 2016 में प्रश्न पूछा जा चुका है। कोई अंतर है तो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर लिया गया था समानांतर क्रम। मैं इसका आंसर आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पर आंसर लिया है समानांतर क्रम इस करेक्ट आंसर। तो कई लोगों को लगता है कि आपसे मुझे दुश्मनी है, अरे मेरे भाई आपको मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कट ऑफ कम जाएगा। क्यों कम जाएगा, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि आपको जो आयोग के प्रश्न आएंगे ना, तो जितनी आपकी गलत कई धारणाएं हैं, यहाँ से आपके प्रश्न कम भी हो सकते हैं, आंसर क्वेश्चन आंसर का सही होना का क्रम कम भी हो सकता है, क्योंकि मैंने सारा प्रूफ आपको दिखा दिया कि कहाँ पे क्या हो जा रहा है, सीधे समानांतर हो जा रहा है, सीढ़ी हो जा रहा है, आप लोग अलग मान के बैठे थे इसका आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। कई लोग इस प्रश्न में भी कंफ्यूज है कि हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडार स्थल कहाँ है। तो हमारा जो शरीर है, देखिए मलेरिया जो होता है, मादा एनफ्लूएंजा मच्छर ये सब होता है, वो काटने से होता है, ठीक है, लेकिन उसको पहुंचाने का जो काम हमारा प्लीहा प्रभावित होता है, ठीक है, तिल्ली और प्लीहा प्रभावित होता है, लेकिन तिल्ली या प्लीहा से आपको क्या होता है, आपको वो चीज़ें संचरित नहीं होती है, भंडारण उसका नहीं होता है। इसका भंडारण कहाँ पे, लीवर में इसका भंडारण होता है। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, मैं इसका आंसर दिखा रहा हूँ कि एक मच्छर जो होता है जब काटता है आपको, तो क्या होता है आपके शरीर में इसका क्या चल जाता है, क्योंकि मच्छर के माध्यम से क्या जाता है, वो कीटाणु आपको क्या जाता है, परजीवी जाता है, प्रोटोजोआ जिसको कहते हैं, ये जाता है, ठीक है, जिसको एनाफिलीज कहते हैं। तो ये जाता है मच्छर के माध्यम से। ये जब मच्छर काटता है तो अपने इस डंक में इसको छोड़ता है आपके बॉडी में, और ये बॉडी में जाकर भंडारित कहाँ पे हो जाता है, यकृत यानी कि लीवर में भंडारित हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यकृत लीवर, इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होने वाला है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि लिखा हुआ है कि एक बार मच्छर के अंदर परजीवी प्रजनन विकसित होता है और मच्छर की लार ग्रंथि में स्थानांतरित हो जाता है। जब मच्छर की किसी अन्य व्यक्ति को काटता है मच्छर, तो मच्छर की लार्स के साथ परजीवी इंजेक्ट हो जाता है दूसरे लोगों में, और नए संक्रमित व्यक्ति के अंदर परजीवी लीवर में चला जाता है और फिर से वहीं पर बढ़ता है, यानी कि भंडारित कहाँ हो जाता है, भंडारित आपके लीवर में ही हो जाता है। समझ में आ गया। तो मुझे लग रहा है कि आपकी ये सब डाउट्स आपके क्या हो गए, एकदम कन्फर्म हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं बात कर रहा हूँ कि कई लोग कमेंट्स करने लगते हैं कि गूगल का सहारा ले रहे हैं या फिर कहाँ का सहारा। पहले भाई एक बात याद रखना, कमेंट्स करने से पहले ये सोच लेना कि सारी चीज़ एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है। आपको आयोग साक्ष्य मानेगा आपका एनसीईआरटी का, लेकिन कई सारे प्रश्न ऐसे हैं जो दूसरे आयोग में पूछे गए हैं और उन प्रश्नों के साक्ष्य आपको गूगल पर ही मिलेगा। अब करेंट का साक्ष्य हमको दिखाना, तो एनसीईआरटी में करेंट का साक्ष्य कहाँ मिलेगा, आप मेरी बात समझ रहे हो, ठीक है। तो जहाँ से मेरे को साक्ष्य आपको मिल पाते हैं मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, और मेरा काम अभी आयोग को देना नहीं है। जब आयोग को देना होगा साक्ष्य ना, तो हम देंगे आयोग को साक्ष्य, समझे। तो अब दिक्कत यही है कि जब ज़रूरत पड़ेगा तो मैं साक्ष्य आयोग को देने के लिए तैयार हूँ, आपके लिए केवल, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अभी मैं आपको केवल आपके डाउट्स क्लियर कर रहा हूँ, तो अब ये नहीं कि हमसे आप साक्ष्य मानना शुरू कर दिए। अरे भाई मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, आपका डाउट्स क्लियर कर रहा हूँ, तो कुछ भी बोलने से पहले एक बार थोड़ा सा सोच लिया करिए, ठीक है। भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र स्थापित कहाँ किया गया। कई लोग मुरैना पर अभी भी टिके हुए, कोई मुरैना वरैना नहीं होगा, मैं इसका आंसर दिखा दे रहा हूँ। और ये अब एनसीईआरटी इसका मत खोजिएगा आप लोग। और आप पढ़ पा रहे होंगे कि भोरे सौदेन मगरमच्छ प्रजनन केंद्र भारत के मूल निवासी मीठे पानी के मगरमच्छ क्रोकोडाइल प्लूट्रिट्स को बंदी प्रजनन और संरक्षण के लिए हरियाणा वन विभाग द्वारा प्रबंधित किया जाता है। भारत में हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में कुरुक्षेत्र पेहोवा रोड पर भोर संदेव गांव में स्थित है, और यहीं पे क्या किया, इसका संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। समझ में आया। उस हिसाब से इसका हरियाणा आंसर होगा, तो उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर करेक्ट होने वाला है, ठीक है। तो चलिए बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा, और मैंने कोशिश किया कि सारे प्रश्नों को आपको जवाब दूं। जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, पुराने लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। मेरा मकसद कहीं ऐसा नहीं कि मैं आपका मार्क्स कम करूँ। अरे भाई मैं मार्क्स कम करके कट ऑफ क्यों बनाया हूँ, मैंने मार्क्स कम करके कट ऑफ इसलिए बनाया है क्योंकि आपके बहुत सारे अंक अभी ऊपर नीचे होने की संभावनाएं हैं। कई लोग जिसको सही मान रहे थे वो गलत होने की संभावना है, कई लोग जो सही मान रहे होंगे उसको गलत होने की संभावना है, कई लोग गलत मान रहे होंगे उसको भी सही होने की संभावना है। केवल गलत ही आपके प्रश्न नहीं होंगे, एक गलत अवधारणा है। आपके प्रश्न मार्क्स बढ़ भी जाते हैं कई बार, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि आपका प्रश्न सारा गलती ही होगा,
आपको सही भी होने के चांसेस है। और एक बार और आरक्षण कैटेगरी जो आपको आरक्षण का जो गया है आपको केस सुप्रीम कोर्ट में, उससे क्या आपके प्रभाव पड़ेंगे कटअप पे आप बताइएगा, तो एक अलग सेपरेट इसका वीडियो डाटा के साथ मैं बना दूंगा। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, देखते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, जय हिंद।